आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 4 है। इससे पहले हम लोग भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो भी बातें हम इसमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका कमेंट में हम जवाब देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हर्यक वंश के बारे में हम लोग हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद अजातशत्रु राजा बना था। राजा कौन बना था? अजातशत्रु राजा बना था। अब अजातशत्रु राजा बना था, क्या इतनी आसानी से इसको राजगद्दी मिल गई थी? नहीं, राजा तो बन गया, लेकिन बहुत सारे आसपास इसके क्या हो गए थे? विरोधी हो गए थे। बहुत सारे इसके आसपास जितने भी विरोधी थे सबको तो निपटा दिया था। ये पिछले वाले भाग में हम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो बाकी सब विरोधियों को निपटा दिया था। अगला बारी किसका निपटाने का था? वैशाली। वैशाली में इसके दो भाई गए थे, क्या करके? यहाँ से धन जेवरात लेकर भाग कर गए थे वहां पर, और वैशाली को ये जीतना चाहता था। और वैशाली को जीत कर, देखिए पास में, अब वैशाली एकदम पड़ोसी ही था ना, मगध का पड़ोसी वैशाली था। देखिए समझिए, यहाँ पर ये एक रफ मैप बना देते हैं। ये ऊपर वैशाली था, ध्यान रखिएगा, वैशाली, और नीचे मगध वाला क्षेत्र। ये गंगा के उत्तर में, ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी है, गंगा नदी है। अब एक और बात समझने वाला है, इधर तो मगध था, और देखिए मगध इससे पहले, अजातशत्रु से पहले जब बिंबिसार शासक था, तो वैशाली से तो अच्छा रिश्ता था ही, वैशाली से कोई दिक्कत ही नहीं था। जब इसने अपने पिता की हत्या की तब ना दिक्कत हुआ, यहाँ से इसके दो भाई भाग गए लेकर धन जेवरात, तब ना दिक्कत हुआ। अब देखिए पड़ोसी राज्य, अगर पड़ोसी वाला क्षेत्र सबसे बड़ा दुश्मन हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बारिश लड़िए तब तक आप राजधानी से निकलिएगा, तब तक ये हमला कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अजातशत्रु चाहता था कि इनको भी निपटा दिया जाए। बाहर वाला वो जो प्रसेनजीत था उसको निपटा ही दिया था, और बाकी जो भी इसके विरोधी जो भी खड़ा होते थे उस सबको क्या कर देता था? ये निपटा देता था। और दरबार में जितने भी लोग थे इसके विरोधी में, सबको निपटा दिया था। अब इसके सिर्फ समर्थक ही बच गए थे, कोई विरोधी नहीं बचा था। तब इसने क्या किया? वर्षकार को, आपको पता है कि वर्षकार को भेजा था कहाँ पर? वर्षकार को यहाँ पर वैशाली में था कि जाओ गुप्तचर बनाकर भेजा था वर्षकार को। सबसे विश्वासी था वर्षकार, इसका गुप्तचर बनाकर भेजा था वैशाली में। तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन जुटा कर लेकर आया कि क्या क्या दिक्कत है वैशाली में, कौन कौन सी कमियां हैं, कैसे हम उसमें वैशाली में के लोगों में कैसे फूट डाल सकते हैं, क्या क्या फूट डाल सकते हैं, मतलब उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन जुटाकर कौन लेकर आया? वर्षकार। लेकिन और एक बात समझने वाली है, इससे पहले थोड़ा सा और बात समझिए। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था, इसने अपने पिता की हत्या किया था, तो इसको पितृहंता कहा जाने लगा। और एक बात, इसको कुछ ही समय बाद यह एहसास हो गया कि हमने गलती कर दिया है। अजातशत्रु को कुछ ही समय बाद एहसास ये बात का हो गया कि हमने इसको अजातशत्रु को कि हमने अपने पिता की हत्या करके हत्या करके हमने गलत कर दिया। तो ये मतलब बहुत अधिक प्रभावित था महात्मा बुद्ध से, ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक प्रभावित था महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा था यही बात कहने के लिए कि हम अपने पिता की हत्या कर दिए हैं, और ये हमें एहसास हो रहा है कि हम क्या कर दिए हैं, गलत कर दिए। जो महात्मा बुद्ध से ये काफी प्रभावित था, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध से काफी प्रभावित था। बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था, और उस समय जैन धर्म भी था। दोनों धर्मों का, मतलब इसको देखिए, इसको कोई धर्म से दिक्कत नहीं था, जिसको जो धर्म मानना है, मतलब सभी धर्मों को ये इज्जत करता था। देखिए राजा का मतलब यही होता है कि आप सभी धर्मों को क्या करें? इज्जत करें। यानी कि सब इज्जत करेगा, मतलब सभी समान धर्मों, सभी धर्मों को क्या करे? रक्षा करे। ये सभी धर्मों का रक्षा करता था, ध्यान रखिएगा। तो इसको एहसास ये बात का हो गया था। तो मतलब ये मतलब ये महात्मा बुद्ध से और इसकी काफी मतलब अच्छा परिचय हो गया था, पहचान कह सकते हैं, अच्छा पहचान हो गया था। तो जब भी कोई दिक्कत समस्या इसको आता था ना, तो महात्मा बुद्ध के पास अपने कोई भी मतलब मंत्री या कोई भी सैनिक किसी को भेजकर सलाह मांग लेता था। सलाह मांगते थे कि हम ऐसे समस्या में पड़े हुए हैं, क्या करें। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, यहाँ पर अजातशत्रु ने वैशाली को कैसे हराया जाए, इसको पहले भी पता था कि अगर वैशाली पर हम आक्रमण किए तो जितने भी सैनिक, अधिकतर सैनिक हम क्या कर जाएंगे,
अधिकतर सैनिक मारे जाएंगे। वो बहुत ताकतवर थे वैशाली के जो सैनिक थे, वैशाली का जो मतलब सैन्य प्रणाली था, उनका युद्ध करने का कौशल था, बहुत ताकतवर था, ये भी जानता था। तो इसने अजातशत्रु ने भेजा किसके पास में, अपने मंत्री को भेजा महात्मा बुद्ध के पास में, कि हम वैशाली को हराना चाहते हैं, लेकिन कैसे हराएं, क्या क्या मतलब कैसे हरा सकते हैं वैशाली को। देखिए, तो महात्मा बुद्ध तो सारे जगह घूमते रहते थे। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने ये महात्मा बुद्ध को पता था कि वैशाली जो है वो एक गणराज्य है, मतलब वहाँ पर जनता का शासन चलता है, सभी लोग एकदम एकजुट मिलकर रहते हैं और सभी लोग अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मगध में क्या था, मगध में जितने भी इसके सैनिक थे सब कैसे वेतन पर रखे हुए थे ना, सब सैनिक लड़ेंगे किसके लिए, पैसा मिल रहा है इसीलिए लड़ेंगे। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जनता का शासन है, जनता का शासन है तो सभी लोग मिलकर क्या करते थे, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे। तो बताइए, और अच्छा बहुत ही व्यवस्थित सैन्य प्रणाली था इनका। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या वो सभी लोग मिलकर रहते हैं, तो इसके मंत्री ने कहा हाँ, वैशाली के सभी लोग मिलकर रहते हैं। क्या वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को बराबरी में अधिकार देते हैं समाज में, तो इसने कहा हाँ। ये सब इसके मंत्री को पता ही था। इसने कहा हाँ। तो क्या वो कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी लोगों को सलाह लेते हैं, जितने भी उनके सदस्य होते हैं उनसे सलाह लेते हैं, हाँ। मतलब ऐसे ऐसे बात, बहुत सारी बातें पूछे कि मतलब वो मिलकर रहते हैं, सब मिलकर निर्णय लेते हैं, मिलकर राजा चुनते हैं, तो हाँ, ये सब जब हाँ हाँ कहता गया, किसका मंत्री, अजातशत्रु का मंत्री कहता है, मंत्री को पता था कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये सब अगर कर रहे हैं, वो लोग सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका इज्जत कर रहे हैं, सबकी बातें समझ रहे हैं, ये वैशाली वाले सबकी बातें समझ रहे हैं, महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं, तो समझ लो कि तुम नहीं हरा सकते इनको नहीं हरा सकते। अगर ये सब कर रहे हैं, सबको मिलकर, सब लोग एक संगठित है, सब अगर संगठित है, समझ लो कि तुम कभी भी इनको नहीं हरा सकते हो। बस यही महात्मा बुद्ध ने कहा। इसके मंत्री ने आकर बताया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि अगर संगठित वो रहेंगे, वो सब कुछ रहेंगे, तो समझ लो कि उनको हराना, तुमको हरा ही नहीं सकते। बस इतना बात समझ लो कि तुम नहीं हरा सकते। तुम कितने भी ताकतवर राजा हो, कितने भी सैनिक ले लो, उनको नहीं हरा सकते। बस अब वरिष्ठकार ने भी आकर बता ही दिया था कि वो ठीक ठाक संगठित है, उनके पास सैन्य व्यवस्था भी बहुत अच्छा, हथियार बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये प्रयास में अब लग गया वरिष्ठकार को भेजकर कि इनको अंदर फूट डलवाया जाए, ये सब करवाया जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने मकसद में सफल होने लगा। कौन, अजातशत्रु। यहाँ पर लोगों के बीच में फूट डालने वरिष्ठकार पहुंचा और लोगों के बीच में थोड़ा बहुत फूट डालने लगा। और इसने क्या किया, दो तरह के नए हथियार, अजातशत्रु ने, इनके पास भी बहुत ताकतवर हथियार थे, इसके लिए इनसे लड़ने के लिए दो नए हथियार बनाया, महाशिलाकंटक, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ध्यान रखिएगा। रथ मूसल, दो हथियार नया नया बनाया था, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, दो नए हथियार बनाया था। और कहा कि अब तो धीरे धीरे ये अब इसको ये भी बात पता था कि पूरी तरह से फूट नहीं डाल सकते वैशाली वालों में, क्योंकि वैशाली के जो लोग थे, वैशाली वाले के मतलब जो लोग थे, वो बहुत ही संगठित रहते थे, फूट डालना उनमें लगभग असंभव ही था। तो थोड़े बहुत हुआ, तो थोड़े बहुत लोगों के बीच में थोड़ा मतभेद हुआ। तो अब इसने कहा अजातशत्रु को अब आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं, अब ज्यादा उनके बीच में मतभेद नहीं करवा सकते। तो इसने आक्रमण किया वैशाली और मगध का लगभग 16 वर्ष तक, लगभग कितना वर्ष तक, ये अपने से ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष तक, लगभग 16 वर्ष तक दोनों के बीच युद्ध चला। और अंत में वैशाली हार गया। अंत में कौन हार गया, वैशाली, क्योंकि धीरे धीरे इनके बीच में थोड़ा मतभेद, आपसी मतभेद होने लगे थे। अब फिर सभा नहीं बनाया जाने लगा था। नहीं तो समझ लीजिए, ये सब अगर होता ना कि सभा बनाया जाने, सभा रहता, ये सभी लोग संगठित रहते, महिलाओं को बराबर सम्मान देते समाज में, तो समझ लीजिए ये तो हो ही रहा था सब। थोड़ा सा दिक्कत इन लोगों में ये हो गया था, थोड़ा संगठन इनका बिगड़ गया था, संगठन बिगड़ गया। बस बताइए 16 वर्षों तक युद्ध चला, तो फिर संगठन तो बिगड़ना ही है। तो फिर अंत में क्या हुआ, अजातशत्रु जीत लिया वैशाली को।
और वैशाली को जीतकर तो समझ लीजिए बहुत सारे क्षेत्रों को ये अजातशत्रु जीता, और मतलब एक बड़ा क्षेत्र, मगध एक बड़ा क्षेत्र में हो गया, बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया। अब इसका एक लड़का था जिसका नाम था उदयन। उदयन था, ध्यान रखिएगा। अब जिस तरह से ये कह रहा था अजातशत्रु को हमको राजा बनाइए, हमारी योग्यता को पहचानिए, ठीक उदयन भी किससे कह रहा था? अजातशत्रु से, कि आप हमारी योग्यता को नहीं पहचान रहे, आप क्या कीजिए, अब हटिए, हमको राजा बनने दीजिए। तब तक अजातशत्रु क्या इतना जल्दी हटने वाला था? लड़ाई वड़ाई करके, ये लड़ाई किया इसीलिए कि हट जाए, लड़ाई वड़ाई करके इसे जीत कर अंत में अब शासन चलाने का समय आए तो हट जाएगा? नहीं, इसने कहा नहीं हटेंगे। तब तक इसने भी क्या कर दिया? इसको निपटा दिया। किसको निपटा दिया? अजातशत्रु को। इसने निपटाया अपने पिता को, इसने निपटा दिया अपने पिता को। अजातशत्रु ने जैसे बिंबिसार को निपटाया था, उदयन ने किसको निपटा दिया? अजातशत्रु को, और ये बन गया राजा। राजा बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? कहा कि ये जो राजधानी है हम लोगों का राजगिरी, अभी तक तो राजगिरी राजधानी चल रहा था ना, बिंबिसार के समय राजगिरी, अजातशत्रु के समय राजगिरी। इसने कहा राजधानी अब राजगिरी नहीं रहेगा, अब राजधानी पाटलिपुत्र लाया जाएगा। तो क्या पाटलिपुत्र शहर था उस समय जब ये कह रहा था कि राजधानी लेकर आया जाए? तो नहीं, शहर ही नहीं था। तो इसने कहा कि जल्द से जल्द वहां एक नगर बसाओ, जिसका नाम रखा गया कुसुमपुर, यानी पाटलिपुत्र। बाद में उसको पाटलिपुत्र नाम दे दिया गया। कुसुमपुर एक नगर बसाओ। समझ लीजिए उस समय के राजा ऐसे होते थे कि उनको जिस जगह को अच्छा लगा ना, वहां एक नगर बसा दो, कहीं पर भी को जगह अच्छा लग गया नगर बसाओ वहां पर। तो यहाँ पर इसने क्या किया? उदयन ने कहा कि एक नगर बसाओ, कुसुमपुर नगर बसा। कहाँ पर? गंगा के किनारे, वही जो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है, पाटलिपुत्र जो पटना वाला क्षेत्र है वहीं पर नगर बसा कुसुमपुर, उसी का नाम रखा गया पाटलिपुत्र। और इसने कहा कि यही हमारा राजधानी रहेगा, राजधानी रहेगा। अब देखिए ये भी सुरक्षित था, पाटलिपुत्र भी सुरक्षित है, क्योंकि देखिए वहां पर सोन नदी, गंगा नदी भी पार करना कोई पहाड़ पार करने से कम बात थोड़े है। पहाड़ में तो मान लीजिए बीच में रास्ता होता है, दर्रा होता है, दर्रा जो समझते हैं दर्रा क्या होता है ना, पहाड़ों के बीच में जो धंसा हुआ रास्ता होता है वो दर्रा कहते हैं। तो उससे भी सैनिक आ सकते हैं, हमला कर सकते हैं। लेकिन क्या नदी पार करना इतना आसान होता है? नदी पार करना कितना मुश्किल होता है। तो मान लीजिए इधर से ये नदी से घिरा हुआ है और कोई इधर से आक्रमण कर रहा है, तो ये सैनिक इधर ही खड़े हैं, यहीं पर युद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए इसने क्या कहा कि अब राजधानी कहाँ आएगा? पाटलिपुत्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजधानी पाटलिपुत्र कौन लेकर आया राजगिरी से? उदयन। पाटलिपुत्र राजधानी लेकर आया, और राजधानी लेकर आने के बाद में कुछ और भी मतलब थोड़ा बहुत विस्तृत किया। और उसके बाद क्या हुआ? अब इसने अपने पुत्र को, इसका पुत्र का क्या नाम था? नागदशक, जिसको राजा बना दिया, जल्द ही राजा बना दिया। इसको पहले से डर था कि हमारा पुत्र कहीं, या मतलब इसका पुत्र कहीं इसको न मार दे, इसलिए जल्द ही किसको राजा बना? नागदशक को। अब जितने योग्य बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, इतना योग्य ये नागदशक नहीं हो पाया। उतना अच्छा राजा नहीं हो पाया, ना अच्छा योद्धा हो पाया, ना राज्य कैसे चलाया जाता है, पड़ोसियों की समझ कैसे होती है, ये सब कुछ नहीं था इसमें। अब ये और एक बात, जब आप में ये सब कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? राज्य में सारे जो मतलब अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, अपनी मनमानी करने लगेंगे। और क्या हो जाएगा? चारों तरफ अराजकता फैल जाएगा। अराजकता फैल जाएगा मतलब चारों तरफ इधर उधर कुछ भी होने लगेगा। इसके राज्य में भी कुछ भी होने लगा, इससे कुछ मतलब है नहीं, इसको कुछ मतलब नहीं, अपने बस मतलब अपने सिर्फ इससे मतलब है कि हमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये अपने महल में इधर उधर बस घूमता रहता था, इसको कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जानता क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, इससे कोई इसको मतलब ही नहीं था। तब इसका एक मंत्री था जिसका नाम था, मंत्री ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था शिशुनाग। इसने ये देखा कि ये सब राजाओं ने जितना मेहनत करके मगध को इतना विस्तृत किया है, अगर ऐसा ही ये काम करता रहा नागदशक, तो कोई भी बाहरी वाला हमला कर देगा, पूरा मगध को अपने में समेट लेगा। क्योंकि बाहरी वाले, बाकी जो आक्रमणकारी थे वो बैठे हुए थोड़े थे, बाकी जो आक्रमणकारी, बाकी जो महाजनपद थे वो भी चाहते थे कि मगध क्या आ जाए, हम में शामिल हो जाए। तो क्या हुआ? इस शिशुनाग ने कहा कि अगर इसकी ऐसे ही बात चलता रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसने क्या किया? इसी को निपटा दिया, नागदशक को निपटा दिया, और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। यहीं से स्थापना हो गई शिशुनाग वंश की। ये इसका मंत्री था। यहीं से स्थापना क्या होगा? शिशुनाग
नाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई और इसका पहला राजा कौन बना? शिशुनाग। शिशुनाग। और सबसे पहला इसने भी काम क्या किया, कहा कि अब राजधानी पाटलिपुत्र न रहेगी, राजधानी सीधे बदला इधर। राजधानी कहाँ बदला? और एक दो और बात थोड़ा सा समझ लीजिए, राजधानी कहाँ ये बदला, ये पाटलिपुत्र ना राजधानी रखकर ये राजधानी अपना बदला राजधानी, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, राजधानी। राजधानी ये कहा कि वैशाली रहेगा। कहाँ पर राजधानी बदला? वैशाली। देख रहे हैं ना मगध की राजधानी कहाँ कहाँ बदल रहा है। इसके समय राजगिरी रखा, इसके समय भी राजगिरी रहा, इसके समय भी राजगिरी, ये राजधानी बदला। ये दोनों के समय राजगिरी रहा, उदयन का पाटलिपुत्र में लाया। पाटलिपुत्र के बाद ये नाग दशक के समय भी पाटलिपुत्र रहा। फिर शिशुनाग ने राजधानी कहाँ बदला? वैशाली में बदल दिया। ये राजधानी क्या किया? वैशाली में बदल दिया। और इसके बाद अब इसका बेटा आएगा, उसका नाम था कालाशोक। ध्यान रखिएगा, उसका बेटा क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक। इसके बाद राजा बना कालाशोक। ये बौद्ध धर्म का बहुत ही अच्छा संरक्षक था, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो इसने क्या किया? वैशाली को, ये देखिए अब ये इसने क्या किया, वैशाली को इसने संस्कृति की राजधानी बना दिया। इसने कहा कि ये फिर अब एक बात ध्यान सुनिए यहाँ पर, इसके ये जो शिशुनाग था उसने राजधानी वैशाली लेकर गया। तो इसने कहा नहीं, अब हमारा राजधानी वैशाली नहीं रहेगा। राजधानी ये फिर कहाँ लेकर आया? राजधानी, राजधानी वापस ये पाटलिपुत्र लेकर आया। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र लेकर आया और कहा कि जो वैशाली है इसको संस्कृति की राजधानी बना दिया जाए। संस्कृति की राजधानी, संस्कृति की राजधानी बना दिया जाए पाटलिपुत्र को। आइए, पाटलिपुत्र बोल रहे वैशाली को, वैशाली को संस्कृति की राजधानी बना दिया जाए। वैशाली को इसने संस्कृति की राजधानी बना दिया। कहा कि और एक बात, बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था ये। बौद्ध धर्म की कोई भी सभाओं का आयोजन करवाना होता था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी ने करवाया था। कहाँ पर? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो इसने अपना संस्कृति की राजधानी किसको बना दिया? वैशाली को। और ये ठीक ठाक राजा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ठाक। इसके लगभग 10 पुत्र, माना जाता है कि इसके कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। लेकिन 10 में से कोई भी पुत्र, कोई भी योग्य शासक नहीं हो पाया। देखिए, राजा का लड़का राजा बन सकता है लेकिन राजा रह नहीं सकता है। आप कभी भी सुने होंगे कि राजा का ही लड़का, राजा का ही पुत्र राजा बनता है। लेकिन देखिए, राजा का पुत्र राजा बन सकता है लेकिन शासन ज्यादा दिन तक नहीं चला सकता। अगर योग्यता नहीं है ना, राजा के पुत्र में राजा वाली योग्यता नहीं है ना, तो आप शासन नहीं चला सकते। देख रहे हैं यहाँ पर अभी, और इतिहास में बहुत सारा देखेंगे। इसीलिए इतिहास पढ़ना होता है कि राजा का बेटा राजा तो बन सकता है लेकिन शासन नहीं चला सकता है, उसके बदले कोई और शासन चलाने लगे। देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये नाग दशक योग्य नहीं था। जब योग्य नहीं था तो इसको क्या किया? शिशुनाग ने इसको हटा दिया और खुद क्या बन गया? शासक बन गया। अभी आगे और भी देखेंगे। कालाशोक के 10 पुत्र लगभग थे। तो और ये देखिए, इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा, काकवर्ण भी इसको कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात समझते हैं। अब इसके बाद इसके 10 पुत्र थे, तो 10 पुत्र में कोई भी मतलब काम का नहीं था। तो इसके बाद जब देखिए, जब राजा काम का नहीं होते तो समझ लीजिए उसके बाद अगला वंश आने वाला है। देखिए, ये काम का नहीं था ना, जब काम का नहीं होगा तो समझ लीजिए कोई भी अगर योग्य नहीं होगा तो उसके बाद अगला वंश तुरंत ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको कोई ना कोई निपटाएगा तो अपना शासन की स्थापना करेगा तो एक नया वंश आएगा। अब इसके बाद इसका अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन को माना जाता है। नंदीवर्मन को माना जाता है इसका अंतिम शासक। तो नंदीवर्मन का इसका अंतिम शासक था, तो क्या ये योग्य होगा? नहीं होगा। महापद्मनंद ये माना जाता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये इसका सेनापति था, कहीं कहीं मिलेगा कि नहीं इसके दरबार में ही रहता था। ये दो बातें मिलती है कि महापद्मनंद नंदीवर्मन के दरबार में था, कहीं कहीं मिलता है कि ये इसका सेनापति था। तो इसने महापद्मनंद ने किसका हत्या कर दिया? नंदीवर्मन का काम निपटा दिया। इसके अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक, ये बताइए योग्य होगा कि नहीं होगा? अगर योग्य रहता तो ये इसके निपटा पाता नहीं। यहाँ पर भी योग्य नहीं था तो इसने निपटा दिया। समझ लीजिए, अगर योग्य नहीं रहेगा ना तो कोई भी दरबार वाला ही, कोई भी मंत्री सेनापति कोई भी उसको निपटा देगा और समझ लीजिए नया वंश की स्थापना हो जाएगा।
तो यहाँ पर महापद्म नंद ने इनको निपटा दिया और यहाँ पर नए वंश की स्थापना हो गया जिसका नाम है नंद वंश। इसके बाद नंद वंश आएगा। तो महापद्म नंद ने नंदी वर्मन को निपटाया और नया वंश लाया नंद वंश। अब नंद वंश, अब देखिए ये खुद को सर्व क्षत्रांतक कहता था। कौन? महापद्म नंद, क्षत्रियों का नाश करने वाला। माना जाता है कि ये क्षत्रिय नहीं था, तो क्या कहता था ये? मैं सर्व क्षत्रांतक हूँ, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला खुद को क्या कहता था? ये कहता था। तो इसके बाद हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे अगले भाग में। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।